हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो उदयन केयर एनजीओ की तरफ से 11th क्लास की गर्ल्स के लिए जो स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल हो रहे हैं और इस बार ऑनलाइन फिल होते हैं, हर बार ऑफलाइन फिल होते हैं। तो उस फॉर्म को किस तरीके से भरना है और इससे पहले उदयन केयर के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसका जो प्रोग्राम है उदयन शालिनी फेलोशिप, इसके और भी प्रोग्राम है, लेकिन गर्ल्स को स्कॉलरशिप और बाकी जो उसको अपॉर्चुनिटी और चीज़ें प्रोवाइड होती हैं उसके लिए उदयन शालिनी फेलोशिप, शॉर्ट में इसको हम यूएसएफ बोलते हैं। ये यूएसएफ प्रोग्राम उनका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में केवल मैं अभी फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है फिलिंग करने का, वो पूरा बता दूंगी। लेकिन इसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप गूगल से, यूट्यूब से या फिर इंस्टा से कहीं से भी इनके बारे में पता कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में जो मेन डिटेल की नीड है वो यहाँ पे सारी इसमें दी हुई है। ठीक है, तो एक बार आप ये पढ़ लेना कि ये क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इससे आपको क्या क्या मिलेगा। मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। आर्थिक सहायता, यानी कि जो आपको जैसे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसे ही एनजीओ की तरफ से भी अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपको 5 साल के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। एक चीज का ध्यान रहे, ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं है, ये एक एनजीओ की तरफ से स्कॉलरशिप है। ठीक है, उसके बाद आपकी मेंटरशिप, यहाँ पे मेंटरशिप होते हैं। जैसे किसी बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वो उसका प्रॉपर ध्यान रखना, पढ़ाई को लेके हर चीज को एक तरीके से उन पर ध्यान देना। तो ऐसे मेंटर्स का होता है कि वो बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं, वो उसको प्रॉपर चीजों के लिए गाइड करते हैं, उनको मार्ग एक तरीके से मार्गदर्शन करना जिन्हें कहते हैं, प्रॉपरली गाइड करना, चाहे वो आगे पढ़ाई को लेकर के हो या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो उनको मेंटर्स मिलते हैं, तो उसको कहते हैं मेंटरशिप। उसके बाद लाइफ स्किल ट्रेनिंग। लाइफ स्किल ट्रेनिंग में है कि आप किसी भी फील्ड में जॉब करोगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, आपकी गोल सेटिंग, आपकी करियर काउंसलिंग। तो वो सारी चीज़ों की वर्कशॉप कराई जाती है। वर्कशॉप क्या होता है कि 2 से 3 घंटों का ये एक सेशन होता है। जैसे क्लास में टीचर्स किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाते हैं, ऐसे ही वर्कशॉप में भी वहाँ पे मैम और सर होते हैं, तो वो आपको संडे के दिन एक दिन बुलाया जाता है बच्चों को, और उनको 2 से 3 घंटे की या 1 घंटे की वर्कशॉप होती है। उसमें किसी एक टॉपिक के बारे में डिसाइड होता है, तो उस पर समझाया जाता है बच्चों को, उसे वर्कशॉप कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कहीं रखा नहीं जाएगा। आप अब जैसे अपने घर पे रहते हैं, डेली स्कूल जाते हैं, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। आपको एनजीओ में नहीं रखा जाएगा, वहाँ पे आपको नहीं रहना है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन है और उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वो सारी चीज पढ़ लेना, यहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी दे रखे हैं। इसके बाद अब यहाँ पे अगर आपके पास ये पीडीएफ आई है, ठीक है, तो इस पीडीएफ से आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज जो लिंक आपको मिली होगी ग्रुप से या कहीं से, तो आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ फॉर्म में ऑलरेडी सारी चीजें मेंशन है वैसे इसके रिगार्डिंग। ठीक है, एक बार ये आप पढ़ लेना इसको, और जिनको इंग्लिश नहीं आए, इंग्लिश का आइडिया नहीं है, तो वो इसको कॉपी भी कर सकता है। उसमें कॉपी करने का ऑप्शन रहता है, कॉपी करके आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी डिटेल डाली हुई थी, तो यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी, एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी डिटेल डालें, जो भी बच्ची इस फॉर्म को फिल कर रही है, वो डिटेल अपनी ही डालें। अगर आपकी अपनी डिटेल नहीं है, मानो आपकी खुद की ईमेल आईडी नहीं है, तो आप अपने मम्मी या पापा की डालें। अगर आप अपने बहनों की, भाइयों की डाल डाल देते हैं तो बाद में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो ट्राई करना कि अगर आपकी खुद की कोई डिटेल्स ऐसी नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स की डाल दें। ठीक है, कोशिश ये कीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम डॉक्यूमेंट्स में जैसे आप कुछ लोग यूज करते हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज लास्ट नेम डालना है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल वही डालना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे कि आधार कार्ड में अगर थोड़ा बहुत मान लो मिसिंग है कि 10th के डॉक्यूमेंटेशन में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, तो एक बार आप 10th के डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग ही फिर डालना जो 10th के डॉक्यूमेंटेशन में है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देनी है, यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अब आपके पेरेंट्स की मांगी जा रही है आपके। यहाँ पे मैंने वैसे अपने डाल दिया है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आप फादर का नेम, उनकी एज, ठीक है, और उनकी क्वालिफिकेशन जो भी है, फिर मदर का नेम, मदर की एज, उनकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिंगल पेरेंट और नो पेरेंट, जिनके भी
जिन भी कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके या तो मदर नहीं होती या तो उनके फादर नहीं होते, उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपकी दोनों पेरेंट्स हैं या फिर एक भी नहीं है या फिर कोई एक है। ठीक है, मानो किसी बच्चे की मदर नहीं है तो उसको यहाँ पे करना है, और अगर उसके फादर नहीं है तो भी उसको यहीं पे करना है। यानी कि अगर आपका एक पेरेंट्स आपके साथ है तो, अगर आपके दोनों पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, तो आप यहाँ पे करेंगे, अगर दोनों हैं तब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वाला है, अगर आपने मान लो सिंगल पेरेंट पे किया है कि आपके कोई एक पेरेंट्स नहीं है, कि मान लो किसी के फादर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि आपके कौन से पेरेंट्स अभी अवेलेबल है। सपोज आपके पापा नहीं है तो आपकी मदर अभी आपके साथ है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मदर ओनली। ठीक है। लेकिन अगर आपके दोनों पेरेंट्स हैं तब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा पेरेंट्स। आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना। मान लो अगर आपके दोनों ही पेरेंट्स नहीं है, तब आप जिनके साथ रह रहे हैं उनका मेंशन करना पड़ेगा। मान लो दादा दादी के साथ या चाचा चाची मौसी मामा किसी के साथ। ठीक है, या फिर आपके कोई बड़े बहन भाई हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के जो आपका जो लास्ट एग्जाम आपने दिया है उसकी परसेंटेज रहेगी, यानी कि 10th क्लास की। अभी आप 11th में आप एडमिशन ले चुके होंगे तो आपको यहाँ पे 10th की परसेंटेज डालनी है। और यहाँ पे स्कूल नेम डालना है करंट का। आपने 11th क्लास, आप 11th क्लास का जो एडमिशन है आपने किस स्कूल से लिया है, आपको यहाँ पे उसका नेम डालना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल आपकी आएगी एड्रेस की। तो यहाँ पे तो इंडिया रहेगा। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा है, लाइक हमारा तो उत्तर प्रदेश है, हमने ये डाला। उसके बाद यहाँ पे सिटी अपना डाल देते हैं। ठीक है। सिटी के बाद कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे अपना डालना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं इसको ऐसे ही स्किप कर देती हूँ, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस पीछे लिखा होता है आप वो वाला डाल देना। ठीक है। या फिर अगर आपका ऐसा है कि आप कहीं और के रहने वाले हो, लाइक बिहार साइड के या कहीं दूसरी जगह से, तो आप उस कंडीशन में जो डॉक्यूमेंटेशन में आपका एड्रेस, वो सॉरी, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो, आप वो वाला डालना, ताकि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है। उसके बाद उसमें पिन कोड भी एक लिखा होता है एड्रेस में, जैसे आधार कार्ड में आपका एड्रेस लिखा होगा तो वहाँ पे 6 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा, तो वो यहाँ पे डालना होगा। इमरजेंसी के लिए फ़ोन नंबर, आप यहाँ पे किसी घर का पेरेंट्स का आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ। जैसे ही फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी आप में होती है, जैसे किसी बच्ची का क्या होता है, किसी के कानों से बिल्कुल सुनाई नहीं देता, या फिर किसी को आंखों से देखने की दिक्कत होती है कि उनको बिल्कुल दिखता नहीं है, जो लोग अंधे होते हैं, या किसी के हाथ पैर खराब है, तो उस केस में आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप में कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है। डिसेबिलिटी मीन्स जो दिव्यांगजन होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, तो अगर आप हैं तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपनी कास्ट कैटेगरी बतानी होगी, तो यहाँ पे हम जर्नल कर देते हैं। ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको बताना पड़ेगा कि आपका है या नहीं है। जैसे जर्नल वालों का है तो जर्नल वालों का नहीं मांगा जाता, ओबीसी एससी और एसटी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ क्योंकि जर्नल वालों का नहीं होता, बाकियों का होता है। तो अगर आप ओबीसी एससी या एसटी से पे टिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका रिलीजन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारा हिंदूज में, तो हम वो डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पे आपकी फैमिली की इनकम डिटेल रहेंगी, इसके बेस पे बच्चों का जैसे सिलेक्शन होता है, तो इन इनकम डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन इसमें ये होता है, एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, तो आपकी फैमिली में टोटल जितने मेंबर हैं आपको वो डालना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे आपके भाइयों की मान लो शादी हो गई है तो वो भी आपकी फैमिली में है, आप उन्हें भी काउंट करेंगे। लेकिन जैसे आपकी बहन की शादी हो चुकी है और वो ससुराल ससुराल में है, तो आपको अभी जितने करंट में अभी आप फैमिली में लोग रह रहे हो आपको उनकी काउंटिंग डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपना डाल देती हूँ। उसके बाद टोटल फीमेल काउंट इन फैमिली, आपके घर में टोटल कितनी महिलाएं हैं, जैसे हमारे में हम अभी 3 हैं, तो मैंने यहाँ 3 डाल दिया। इसमें आपको अपनी मम्मी दादी और अगर हैं घर में आपकी जो बहनें हैं, आपकी अगर भैया की शादी हो गई तो भाभियाँ होंगी, तो वो आपको मेंशन करना है कितनी लड़कियां हैं। ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस। ठीक है, आपके पेरेंट्स मैरिड हैं, ठीक है, और या फिर उनका डिवोर्स हो चुका है या फिर विडो है, ठीक है, सिंगल है, तो आपको
ये चीज़ें इसमें मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके बाद अ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर सपोज किसी का पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, ठीक है, या फिर वो किसी रीजन से अलग रहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसका स्पेशली लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ की दिक्कत नहीं, आप जस्ट यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करना जो पूछा गया है। नेक्स्ट है फादर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इफ फादर इज नॉट अलाइव और सेपरेटेड सेलेक्ट एन ए। अगर सपोज कि आपके फादर जैसे किसी का डिवोर्स हो जाता है, या कुछ फादर साथ नहीं रहते हैं, या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे करना है। अदरवाइज अगर आपके फादर हैं, तो उसके बारे में फिर आपको बताना है कि वो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट है, बिजनेस है, होम मेकर है, या क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्राइवेट जॉब। ठीक है। और उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो डालना पड़ेगा। अगर आपका फादर का कुछ मतलब सेल्फ बिजनेस है, या आपकी शॉप है, या कुछ लोग जैसे घर पे गाय भैंस रखते हैं, तो केवल वही इनकम सोर्स है, ऐसा अगर कुछ भी है, तो यहाँ पे आपको सॉरी, यहाँ पे आपको वो चीज़ अंदाजे से डालना पड़ेगा। मान लो अगर आपकी शॉप है, फादर शॉप पे रहते हैं, तो आपको डालना पड़ेगा कि मंथली इनकम कितनी आ जाती है। ठीक है, उस हिसाब से। एक चीज़ का ध्यान रखें कि, एक मिनट, यहाँ पे ना, अगर आपके फादर नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ना जीरो कर देना। हाँ, तो अगर आपके फादर नहीं है या अलग रहते हैं, तो बेसिकली उस कंडीशन में आप यहाँ पे जीरो कर देना। ठीक है। और मदर्स एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, अगर आपकी मदर नहीं है तो इसमें एन ए का ऑप्शन नहीं है आई थिंक। तो एक मिनट। हाँ, तो इसमें अगर वैसे इसमें एनए का ऑप्शन दिया नहीं है, तो एक काम करिएगा, आप इसमें अनएम्प्लॉयड वाला डाल दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद मदर्स एनुअल इनकम, यहाँ पे अगर मदर नहीं है तो, या फिर क्या कहते हैं, जॉब नहीं करती है, या फिर हाउस वाइफ है, तो उस अकॉर्डिंग डाल देना। मान लो अगर घर पे सिलाई वगैरह करते हैं, या किसी और चीज़ से इनकम होती है, तो आपको वो डालना पड़ेगा कि, सॉरी, एक मिनट, मैंने यहाँ पे मंथली इनकम आपको बताया था शायद फादर एनुअल इनकम में। मंथली नहीं डालना है आपको, एनुअली डालना है कि पूरे साल का कितना होता है। ठीक है, वो बाई मिस्टेक मैं ध्यान नहीं रहा। यहाँ पे मदर का है, तो आपको सालाना की कितनी इनकम लगभग हो जाती है महीने के हिसाब से, आपको वो करके डालनी है। नहीं है तो आप जीरो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर वो 10 MB से ज़्यादा का उसका साइज होगा, ठीक है, PDF का या फिर इमेज का, तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा, तो आपको साइज कम कर लेना है। ठीक है। उसके बाद फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपके फादर नहीं है इन कंडीशन, या वो अलग रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपनी मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर मदर का इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि कई बार रीजन से बन नहीं पाता है, फादर का ही बनता है, उस कंडीशन में आप अपनी मदर की, अगर आपकी मदर जॉब करती हैं, तो उनकी जो सैलरी की स्लिप मिलती है उसकी फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है। अदरवाइज कई बार होता है कि पे स्लिप नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में अगर मान लो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कि आपके मदर फादर दोनों नहीं है, तो आप तहसील से एक वो बन जाता है एफिडेविट, तो आप वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। लेकिन आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो घर चल रहा है, आपकी जो खर्चे चल रहे हैं, तो वो किससे चल रहे हैं, उसका इनकम सोर्स क्या है, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, तो आपको वो चीज़ करवानी पड़ेगी। मतलब आपको यहाँ कुछ ना कुछ प्रूफ एक डालना पड़ेगा। मान लो अगर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो आपको एफिडेविट बनवा लेना, उस आई थिंक 100 रुपये में बन जाता है। ठीक है, उसकी फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर देना। फिलहाल मैं रैंडम भी फोटो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे सबमिट पे। अभी ये आगे जाएगा, यहाँ पे अब आ रहा है, यानी कि अब आपका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसमें बेसिकली इतना ही था। इसके बाद जो आपका फॉर्म फिल करने के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, बता देना चाहती हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, एक, हाँ, तो आपका इसमें डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं होगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपका एक रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, और एक आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद होम विजिट होगा। ये 2-3 स्टेप होते हैं, प्रोसेस होते हैं। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अब इसका जो एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो इसका टेस्ट होगा, और जो इंटरव्यू होगा, उसकी डिटेल फॉर्म फिल करने के बाद, जब फॉर्म फिल होने, इसकी जो डेट है वो खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद आपके जो ग्रुप्स बनेंगे, आपके जो मोबाइल नंबर ईमेल है, उस पर आपको मैसेज आ जाएगा, और आपके पास कॉल्स भी आ जाएंगी। तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है। बाकी फॉर्म अच्छे से फिल करना, और उसके बेसिस पे
आपको आगे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।